डिस्क्लेमर, यह कहानी केवल उन दर्शकों या पाठकों अर्थात 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए बनाई गई है। इसमें रोमांटिक, अंतरंग और परिपक्व विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो कृपया इस सामग्री से दूर रहें। यह रचना पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अध्याय 1, आपके संग्रह में आपका स्वागत है। लेखक अपने ड्राफ्ट पर लगन से काम कर रहे हैं। अगर आपको यह पसंद आए, तो कृपया इसे अपने संग्रह में शामिल करें और भविष्य में अपडेट का इंतजार करें। अध्याय 2, नई शिक्षिका। यह वही है। भाई जुबान, क्या आपने सुना? हाल ही में हमारे स्कूल में एक नई गणित शिक्षिका का तबादला हुआ है और मैंने सुना है कि वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर हैं। अब से वह हमारी सहकर्मी होगी। लिन हुआन ने अपने सहकर्मी की कामुक अभिव्यक्ति को देखा और वह कुछ अवाक रह गया। लू शिनबो, अब आपको अपने छात्रों को सही ढंग से पढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल नहीं। भाई जुबान, क्या तुम्हें उत्सुकता नहीं है? क्या तुम्हें औरतें पसंद नहीं हैं? लू शिनबो ने आश्चर्य से लिन जुबान को देखा। जाओ जाओ, किसने कहा कि मुझे औरतें पसंद नहीं हैं? बस क्या, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया, उसे 1 साल पहले की याद आ गई। पिछले साल जब उसने इस विश्वविद्यालय में काम करना शुरू किया था, तो कुछ रूममेट्स उसे घसीटकर एक बार में ले गए। जब वह शौचालय गया, तो अचानक उसकी टक्कर एक महिला से हो गई। उसने भी काफी शराब पी रखी थी और फिर उसे गले लगाकर कुछ कहने लगी। दयालुता दिखाते हुए, वह उसे नजदीकी होटल ले गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया और उसे बिस्तर पर लिटाया, उसने उसे पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। फिर अगले दिन जब वह उठा तो वह महिला बिना किसी सुराग के गायब हो चुकी थी। बस यही रात थी। हालांकि 1 साल बीत चुका था, लिन शुबान उसे भूली नहीं थी। भाई जुबान, उसे विचारों में डूबा देख लू शिनबो ने हाथ बढ़ाकर उसके सामने हाथ हिलाया। लिन जुबान वास्तविकता में वापस आ गया और लू शिनबो को देखा। क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं, क्लास का समय हो गया है। पहली कक्षा चीनी भाषा की थी और लिन जुबान कक्षा 2-1 के चीनी शिक्षक थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने छात्रों को पढ़ाने जाना पड़ा। वह अपनी पाठ्यपुस्तक लेकर कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने चले गए। पहली कक्षा समाप्त होने के बाद कक्ष में लौटते समय उसने ऊंची एड़ियों की आवाजें करीब आती सुनी। धप धप धप। उन्होंने आवाज का पीछा किया और देखा कि लगभग 1.73 मीटर लंबा एक शिक्षक बाहर से अंदर आ रहा है। लिन हुआन ने महिला की ओर देखा, उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। यह वास्तव में वह है जिस औरत के बारे में वह लगातार सोचता रहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अब उनके क्लासरूम में आएगी। और देखने से तो यही लग रहा था कि वह उसी क्लास की गणित की टीचर भी थी, जो वह पढ़ाता था। भाई जुबान, कैसा रहेगा? क्या यह शिक्षिका बहुत सुंदर नहीं है? लू शिनबो ने कामुक भाव से कहा, जब उसने लिन जुबान को आने वाली महिला शिक्षिका को घूरते हुए देखा। यांग जियाई ने कक्ष में अपने सहकर्मियों का जायजा लेते हुए इधर उधर देखा। जब उसने लिन जुबान का चेहरा देखा, तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दी। वह इस स्कूल में शिक्षक कैसे है? क्या वह भी मेरी ही कक्षा में पढ़ाता है? हालांकि अपने धैर्य के साथ यांग जियाई ने हल्की खांसी की और अपनी सीट पर बैठ गई। डिंग, परफेक्ट डैडी सिस्टम सक्रिय हो रहा है। 80%, 100%। यांग जियाई के साथ घर जाओ, उसकी स्वीकृति प्राप्त करो और पिता बनो। मिशन पूरा करने पर आपको 50,000 युआन का इनाम और भगवान स्तर का खाना पकाने का कौशल मिलेगा। बच्चे और माँ दोनों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। माँ और बच्चे के लिए मेजबान कृपया कड़ी मेहनत करें। पापा, यह हो सकता है। अपने मन में अचानक आए आवाज को सुनकर लिन हुआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यदि यह व्यवस्था ना होती, तो उसे पता ही नहीं चलता कि यांग जियाई का एक बच्चा है, और यह बच्चा उसका है। सिस्टम ने उसे पिता बनने के लिए कहा था, इसलिए यह बच्चा साफ तौर पर उसका था। सिस्टम उसे व्यभिचारी बनने के लिए तो नहीं उकसाएगा, है ना? और पिछले साल उसी समय उसके यांग जियाई के साथ संबंध थे। तो यही वो समय रहा होगा जब एक ही गोली निशाने पर लगी होगी। यह सोचकर लिन जुबान ने यांग जियाई को उलझन भरी नजरों से देखा। उसे बच्चे की परवरिश में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। उसने यांग जियाई की ओर देखा, एक पल के लिए सोचा, फिर बहादुरी से उसकी ओर चला। लिन जुबान को अपनी ओर आते हुए महसूस करते हुए यांग जियाई की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से और भी अधिक घबरा गई। अरे टीचर यांग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर कुछ है तो यहीं कह दो। यांग जियाई ने लिन जुबान को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा और कहा, मैं इस मामले पर आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। लू शिनबो भी दंग रह गया, जब उसने देखा कि लिन जुबान ने वास्तव में नई शिक्षिका के साथ बातचीत शुरू की और फिर उसके साथ बाहर चली गई। ठीक है, क्या बात है? वे एक सुनसान कोने में पहुंचे। आसपास कोई न देखकर यांग जियाई बोली, पिछले साल आप कैसे रहे?
लिन हुआन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, थोड़ा चिंतित महसूस करते हुए, और कहा, मैं ठीक हूँ। जब वह पहले यांग जियाई की मेज पर गया, तो उसने उस पर एक नोटबुक देखी, जिसमें शिशुओं के लिए फॉर्मूला और डायपर खरीदने के बारे में नोट्स थे। उसने गहरी सांस ली और पूछा, क्या आपका कोई बच्चा है? यांग जियाई ने डेस्क पर नजर डाली और थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, मेरा एक बच्चा है। यह बच्चा, क्या यह मेरा है? उसका जवाब पाकर लिन जुबान ने गहरी सांस ली और सीधे यांग जियाई की आंखों में देखा। यह सुनकर यांग जियाई की आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी, फिर उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, नहीं। तो फिर आपका बच्चा अब कितने साल का है? सिर्फ 3 महीने का, केवल 3 महीने पुराना। पिछले साल की समय सीमा के साथ मिलाकर यह पूरी तरह मेल खाता है। जियाई, हालांकि उस समय हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, यह हमारा बच्चा है। अगर हो सके तो मैं बच्चों को देखना चाहूंगा। आखिरकार, मैं उनका पिता भी हूँ। लिन हुआन ने यांग जियाई को गंभीर भाव से देखा। यांग जियाई ने लिन जुबान को उलझन भरे भाव से देखा। दोनों बच्चे वाकई उसके और उसके थे, लेकिन लिन जुबान तो बस एक छात्रा थी। उसे लगा कि उसके जीवन में आने की कोई जरूरत नहीं है, वह दोनों बच्चों की परवरिश खुद कर सकती है। लेकिन वह बच्चों का पिता था। चाहे कुछ भी हो, उसे बच्चों से मिलने का अधिकार था। लेकिन अगर उसने बच्चों को देख लिया और उन्हें ले जाना चाहा, तो क्या होगा? हालांकि घर पर बच्चों की देखभाल के लिए एक आया थी, लेकिन जब वह घर लौटी, तो वह पहले ही जा चुकी होगी। अगर वह उसे वापस ले आई, तो अगर वह बच्चों को ले जाना चाहता तो वह उसे रोक नहीं पाती। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद जब कक्षा की घंटी बजी, तो यांग जियाई ने अंततः सिर हिलाया। ठीक है, मैं आज दोपहर स्कूल के बाद तुम्हें ले जाऊंगा। यह सुनकर लिन शुवान का दिल खुशी से भर गया। आखिरकार वह अपने नन्हे मुन्नों को देख पाया। वह सोच रहा था कि वे कैसे हैं और क्या वे बहुत प्यारे हैं। ठीक है, जियाई, मैं अब क्लास जा रहा हूँ। आज दोपहर मिलते हैं। जारी रखें। लिन शुवान को वापस जाते देख यांग जियाई ने धीरे से आह भरी। शायद इसे ही भाग्य कहते हैं। भाई जुवान, कैसा रहेगा? क्या हम आज रात इंटरनेट कैफे में जाकर साथ में खेलें? दोपहर में स्कूल के तुरंत बाद लू शिनबो ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, मुझे आज रात कुछ काम है। लिन जुवान ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या खेल बच्चे से ज्यादा महत्वपूर्ण है? कुछ करना है। भाई जुवान, आपको क्या करना है? यह सुनकर लू शिनबो ने अविश्वास से लिन जुवान की ओर देखा। हर बार जब भी वह रात में गेम खेलने का सुझाव देता, लिन शुवान मान जाता और दोनों साथ में रैंक बढ़ा लेते। लेकिन इस बार उसने सीधे मना कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि उसे कुछ काम है। इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। मैं पहले जा रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद उसने देखा कि यांग जियाई पहले ही शिक्षक के कार्यालय से निकल चुकी थी, इसलिए उसने जल्दी से उसका पीछा किया। शिक्षक जी यांग। जैसे ही वह अंदर आया, लिन हुआन उसे बुलाने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि अन्य शिक्षक भी वहां मौजूद थे, इसलिए उसने जल्दी से अपना पता बदल दिया। यांग जियाई ने उसकी ओर देखा, सिर हिलाया, अपना सामान पैक किया, खड़ी हुई और लिन जुबान के पास से गुजरते हुए फुसफुसाया, चलो चलें। लिन हुआन जल्दी से उसके पीछे चला गया और स्कूल से बाहर निकल गया। कुछ कारणों से शुरुआत में थोड़ा बदलाव किया गया है, लेकिन इससे बाद के कथानक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अध्याय 3। मेरा एक बच्चा है। क्या बच्चा अच्छा व्यवहार कर रहा है? लिन शुवान ने अपने बगल में यांग जियाई की तरफ देखा। उसे मानना पड़ा कि यांग जियाई का फिगर वाकई बहुत अच्छा था, उसके सारे कर्व्स अपनी जगह पर थे। वह बिल्कुल भी ऐसी महिला नहीं लग रही थी जिसने बच्चे को जन्म दिया हो। बच्चे ठीक हैं, दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा है। दो शिशु। लिन शुवान का दिल खुशी से चमक उठा। पहले तो उसने सोचा था कि एक ही बच्चा होगा, पर उसे दो होने की उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब यह था कि अब वह दो बच्चों का पिता था। मुझे पहले माँ और शिशु स्टोर पर जाकर बच्चों के लिए कुछ फॉर्मूला और डायपर खरीदना है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यद्यपि वह अभी भी छात्र थे, उन्होंने विश्वविद्यालय के दौरान अंशकालिक काम किया था और कुछ पैसे कमाए थे। वह बाद में बच्चों के लिए फॉर्मूला खरीदने के लिए भी धन का योगदान कर सकते हैं। कुछ ही देर बाद यांग जियाई लिन जुवान को माँ और बच्चे की दुकान पर ले गया। लिन हुआन को यह पता नहीं था कि शिशुओं के लिए कौन से ब्रांड का फॉर्मूला या डायपर खरीदना है, इसलिए वह केवल यांग जियाई का पीछा कर सकता था और उसे चुनते हुए देख सकता था। हमारे घर में दो बच्चे हैं, इसलिए उन्हें हर महीने 2 कैन फॉर्मूला दूध की जरूरत होती है। और हम बहुत सस्ता फॉर्मूला दूध नहीं खरीद सकते। एक कैन की कीमत 300 युआन है, इसलिए 2 कैन 600 युआन के हैं। यांग जियाई ने लिन जुवान को अपना चयन करते हुए समझाया। लिन जुवान ने उसकी व्याख्या सुनते हुए सिर हिलाया। उनके स्थानीय मानकों के अनुसार एक शिक्षक का औसत मासिक वेतन केवल 5000 युआन था। सिर्फ बच्चों के फॉर्मूले का खर्च ही 600 युआन प्रति माह है, साथ ही बच्चों के डायपर और कपड़े भी, तो यह लगभग 2000 युआन प्रति माह होगा। अगर वे बच्चों की देखभाल के लिए एक प्रसव पूर्व आया भी रखते, तो यह लगभग 4000 युआन प्रति माह होता।
इस गणना के बाद लिन हुआन को एहसास हुआ कि यांग जियाई के लिए बच्चों का पालन पोषण करना आसान नहीं था। लेकिन शुक्र है, अब जब उसे पता चल गया था, तो वह इन दोनों बच्चों को यांग जियाई के भरोसे अकेले नहीं छोड़ेगा। वह उनका पिता था और वह यांग जियाई के साथ मिलकर उनकी देखभाल करेगा। जियाई, मुझे इसका भुगतान करने दो। जैसे ही यांग जियाई ने सब कुछ चुनना समाप्त किया, लिन जुबान तुरंत बोल पड़ी। कोई जरूरत नहीं, मैं इसका खर्चा उठा लूंगा। तुम तो सिर्फ एक छात्र हो, इतने पैसे कहाँ से लाओगे? यांग जियाई ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार मैं 2 बच्चों का पिता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसका खर्चा उठाऊंगा, इसलिए मना मत करना। लिन हुआन ने यांग जियाई के हाथों से फॉर्मूला कैन और डायपर छीन लिए, जल्दी से उन्हें कैशियर के पास ले गए। कैशियर ने उन्हें स्कैन किया, फिर अपना फोन निकाला और वीचैट पे खोला। कैशियर द्वारा सामान को शॉपिंग बैग में पैक करने के बाद लिन हुआन ने बैग उठाया, यांग जियाई की ओर देखा और धीरे से कहा, जियाई, चलो चलें। लिन जुबान की आंखों में कोमलता देखकर यांग जियाई का दिल कांप उठा। उसने जवाब में गुनगुनाया और लिन जुबान के पीछे चल पड़ी। यद्यपि यांग जियाई एक शिक्षक थे, लेकिन स्कूल में केवल भोजन उपलब्ध कराया जाता था, आवास नहीं, इसलिए यांग जियाई का निवास स्कूल से बहुत दूर था। लगभग 10 मिनट चलने के बाद दोनों अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच गए। लिन शुवान ने रिहायशी इलाके को देखकर थोड़ा भौहें चढ़ाईं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा नहीं था। पास में ही एक चौक था और पड़ोस की आंटियां भी चौक की ओर जा रही थीं, संभवतः शाम को चौक पर नाचने के लिए। ऐसा वातावरण न केवल यांग जियाई के आराम को प्रभावित करेगा बल्कि दोनों बच्चों को भी परेशान करेगा। यहाँ का किराया काफी सस्ता है, केवल 7 या 800 युआन प्रति माह, इसलिए मैंने यह जगह चुनी। यांग जियाई ने लिन जुबान को क्रोधित होते हुए देखा तो उसने समझाया। यांग जियाई लिन जुबान को एक इमारत में ले गया और तीसरी मंजिल पर एक कमरे के बाहर पहुंचा। उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। मिस यांग, आप वापस आ गईं। और यह कौन है? जैसे ही उसने लिन जुबान को अंदर बुलाया, एक अधेड़ उम्र की महिला घर के अंदर से बाहर निकली। यांग जियाई को वापस आते देख उसने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। जब उसने यांग जियाई के पास एक आदमी को खड़ा देखा तो उसने उत्सुकता से पूछा, वांग आंटी, यह बच्चों का पिता है? बच्चों का पिता? वांग आंटी, इस बारे में किसी और दिन बात करते हैं। आप पहले वापस जा सकती हैं, हम बच्चों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी हो तो मुझे फोन कर देना। आंटी वांग ने लिन जुबान की ओर देखा, उसकी शक्ल याद कर ली, फिर अपना बैग उठाया और किराए के अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। ये हाँ। कमरे के अंदर बच्चों ने अपनी माँ की आवाज सुनी और बिस्तर पर लेट गए। लिन जुबान, कृपया एक पल के लिए बैठ जाओ, मैं बच्चों का हालचाल जानने जाती हूँ। ठीक है। लिन हुआन ने शॉपिंग बैग मेज पर रख दिए और किराए के अपार्टमेंट के वातावरण का जायजा लिया। चारों ओर देखने के बाद लिन हुआन बेडरूम के बाहर गई और देखा कि यांग जियाई अंदर बच्चों को सहला रही थी। क्या ये मेरे बच्चे हैं? 2 प्यारे छोटे बच्चों को देखकर लिन हुआन को ऐसा लगा जैसे उसका दिल पिघल रहा हो। उसके पैर अनायास ही शयन कक्ष में चले गए। वाह! जब एक अजनबी व्यक्ति अंदर आया तो बच्चा चौंक गया और अपनी माँ की गोद में जोर जोर से रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर लिन हुआन घबरा गया और अजीब तरीके से समझाया, बेबी, रो मत, मैं डैडी हूँ। बेबी, रो मत, वह तुम्हारे पापा हैं। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर यांग जियाई ने जल्दी से बच्चे को सहलाया और धीरे से उन्हें दिलासा दिया। हाँ, उनमें से एक बच्चे ने रोना बंद कर दिया और लिन जुबान की ओर उत्सुकता से देखने लगा। दबाव ठीक है, एरबाओ अजनबियों के सामने थोड़ी शर्मीली है। जब वह किसी नए व्यक्ति को देखती है तो डर जाती है और रोने लगती है। यह दबाव है और यह एरबाओ है। दबाव बड़ा भाई है और एरबाओ छोटी बहन है। यांग जियाई ने लिन जुबान की ओर देखा और उसे समझाया। एक लड़का और एक लड़की, जुड़वां। लिन हुआन ने दबाव के छोटे चेहरे को देखा, जो उसके बचपन के चेहरे जैसा ही था। यह बात उसे छू गई। वह धीरे से दबाव के पास गया, एक हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए दबाव की तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाया। दबाव, पापा को तुम्हें पकड़ने दो, ठीक है? दबाव ने डैडी के फैले हुए हाथ को देखा और अपना छोटा सा हाथ भी बढ़ाया, तुरंत लिन जुबान के अंगूठे को पकड़ लिया। यह बहुत नर्म और प्यारा था। लिन जुबान का एकमात्र विचार यही था, जियाई, क्या मैं बच्चे को पकड़ सकती हूँ? लिन हुआन ने मदद के लिए यांग जियाई की ओर देखा। बिल्कुल। दबाव को लिन हुआन के करीब आने के लिए तैयार देखकर यांग जियाई मुस्कुराए और सिर हिलाया। लिन हुआन का दिल खुशी से भर गया और उसने दबाव को अपनी बाहों में पकड़ लिया। शायद इसलिए कि उसने उसे सही ढंग से नहीं पकड़ा था, दबाव लिन जुबान की बाहों में छटपटाने लगा। लिन हुआन, तुम्हें बच्चे को इस तरह नहीं पकड़ना चाहिए। तुम्हें उन्हें इस तरह पकड़ना चाहिए। जून की शुरुआती महीनों में शिशुओं की रीढ़ पूरी तरह से विकसित नहीं होती और वे अभी अपना सिर नहीं उठा सकते, इसलिए उन्हें क्षैतिज स्थिति में रखना जरूरी है। शिशु का सिर वयस्क की कोहनी पर टिका होना चाहिए। वयस्क का एक हाथ स्वाभाविक रूप से शिशु के कंधे को सहारा देना चाहिए और दूसरा हाथ शिशु के नितंबों को सहारा देना चाहिए।
यह स्थिति शिशु के लिए सबसे अधिक आरामदायक है और उनके विकास के लिए भी अच्छी है। यांग जियाई एरबाओ को पकड़े हुए खड़े हो गए और समझाते हुए प्रदर्शन किया। लिन शुवान ने यांग जियाई की बात ध्यान से सुनी और अपनी विधि के अनुसार दबाव को पकड़ लिया। और जैसे ही मुद्रा बदली, दबाव लिन शुवान की बाहों में सुरक्षित रूप से आराम से बैठ गया। दबाव को अपनी बाहों में देखकर लिन हुआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जी हाँ। अध्याय 4 अपनी पत्नी को अपनी पाक कला का प्रदर्शन। दबाव अपने पिता की गोद में अपनी छोटी छोटी आंखें झपकाता रहा और उन्हें गौर से देखता रहा। एरबाओ ने भी रोना बंद कर दिया और जिज्ञासा से अपने पिता की ओर देखने लगा। जियाई, मैं तुम्हारे साथ बच्चों की देखभाल करना चाहता हूँ। दो प्यारे छोटे बच्चों को देखते हुए लिन हुआन ने अपना सिर उठाया। यांग जियाई की निगाहों से मुलाकात की और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। मैं बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकती हूँ। जियाई, तुम एक छात्रा हो, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई पहले आनी चाहिए। जियाई, तुम्हें पता है, पिछले साल हमारे बीच जो कुछ हुआ, उसके बाद से मैं हमेशा इसके बारे में सोचता रहा हूँ और तुम्हें पाना चाहता था। अब जब मैंने तुम्हें पा ही लिया है, तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ। तुम अकेले ही बच्चों का पालन पोषण कर रही हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं था, जो तुम्हारे लिए बहुत कष्टदायक रहा होगा। अब मैं कैसे वापस जा सकता हूँ और तुम्हें बच्चों का पालन पोषण अकेले ही करने दूंगा। जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा शैक्षणिक प्रदर्शन हमेशा बहुत अच्छा रहा है, इसलिए कृपया मुझे आपके साथ रहने और बच्चों की देखभाल करने का मौका दें। लेकिन इसमें कोई लेकिन नहीं है। बच्चों को देखो, वे लगातार मेरी तरफ देख रहे हैं। उन्हें भी अपने पिता की देखभाल की जरूरत है। यह सुनकर यांग जियाई ने दोनों नन्हे बच्चों की तरफ देखा। दबाव का छोटा सा हाथ अभी भी लिन जुवान का अंगूठा पकड़े हुए था और लिन जुवान की बात सही थी। हालांकि बच्चे अभी छोटे थे, उन्हें भी पिता के प्यार की जरूरत थी। अगर घर पर कोई पुरुष होता तो वह भी मदद कर सकता था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद यांग जियाई ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे ग्रेड गिर गए तो तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, वरना मैं तुम्हें बच्चों से मिलने नहीं दूंगी। कोई बात नहीं, लिन हुआन इतनी गारंटी दे सकता था। मेजबान, पिता बनने पर बधाई। आपको 50,000 युआन का इनाम मिला है। धनराशि आपके बैंक कार्ड में स्थानांतरित कर दी गई है। नोट: धनराशि वैध स्रोतों से है, इसलिए मेजबान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर स्तर की पाककला कौशल प्राप्त कर ली। जियाई, मुझे अपनी संपर्क जानकारी दो। ठीक है। यांग जियाई ने लिन जुवान को अपनी संपर्क जानकारी दी और लिन जुवान ने उसे वीचैट पर जोड़ दिया। यांग जियाई द्वारा मित्रता अनुरोध स्वीकार करने के बाद लिन जुवान ने सीधे उसके खाते में 50,000 युआन स्थानांतरित कर दिए। लिन जुवान को सीधे 50,000 युआन हस्तांतरित करते देख यांग जियाई थोड़ा स्तब्ध रह गया और उससे इसके बारे में पूछने ही वाला था कि लिन हुआन ने तुरंत कहा, जियाई, पहले ये 50,000 युआन ले लो। बच्चों के लिए चीजें खरीदो और अपने लिए भी कुछ खाना खरीदो। मैंने तुम्हें 1 साल से नहीं देखा है और तुम बहुत पतली हो गई हो। और मैं कल घर ढूंढने की योजना भी बना रहा हूँ। आखिरकार, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। जब हमें उपयुक्त घर मिल जाएगा, तो हम वहाँ चले जाएंगे। लिन जुबान के शब्दों को सुनकर यांग जियाई बहुत प्रभावित हुआ। जैसे ही वह उस आदमी से मिली जिसके साथ उसका संबंध था, उसने बिना कुछ कहे उसे 50,000 युआन हस्तांतरित कर दिए और उसने कल एक घर देखने की भी योजना बनाई। लिन हुआन, जियाई, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। ये पैसे मैंने खुद कमाए हैं और मैं तुम्हारा आदमी हूँ, तुम्हारे बच्चों का पिता हूँ। यह सुनकर यांग जियाई का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसका आदमी, उसने अभी तक इसे स्वीकार भी नहीं किया है। वाह! इस समय दबाव और एरबाओ अचानक रोने लगे। बच्चों, क्या हुआ? दबाव और एरबाओ को रोते हुए सुनकर लिन हुआन तुरंत घबरा गया और मदद के लिए यांग जियाई की ओर देखा। वे शायद भूखे होंगे। रो मत, बच्चों, मम्मी तुम्हें दूध पिलाएंगी। यांग जियाई ने जल्दी से दबाव और एरबाओ को दिलासा दिया। लिन हुआन, आप कृपया पहले बाहर जाएं। मुझे दबाव और एरबाओ को खाना खिलाना है। ओह, ठीक है। लिन हुआन ने दबाव को बिस्तर पर लिटा दिया और उनकी ओर हाथ हिलाया। बच्चों, पिताजी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं बाद में तुम्हें गोद में लेने आऊंगा। ऐसा कहकर उसने यांग जियाई की ओर सिर हिलाया, कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा बंद करने में मदद की। यद्यपि वह घर के अंदर ही रहना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जब उसकी पत्नी बच्चों को खाना खिला रही होती थी, तब वह उसके लिए खाना बनाने रसोई में चला जाता था। यह उनके ईश्वर स्तरीय पाक कला कौशल को आजमाने का एक अच्छा अवसर था। रसोई में पहुंचकर लिन हुआन ने सामग्री को देखा, फिर सब्जियां धोना, मांस काटना और रात का खाना तैयार करना शुरू कर दिया। कमरे में यांग जियाई ने बच्चों को खाना खिलाना खत्म किया। पेट भर जाने के बाद वे सो गए। उसने बच्चों को बिस्तर पर लिटाया, उन्हें सुला दिया, फिर धीरे से दरवाजा खोला और बाहर चली गई। रसोई से खटखट की आवाज सुनकर यांग जियाई उत्सुकता से वहां गई।
जैसे ही वह रसोई के दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा कि लिन जुबान अंदर खाना बना रही थी। कदमों की आहट सुनकर लिन हुआन ने रसोई के दरवाजे की ओर देखा और धीरे से कहा, जियाई, थोड़ी देर बाहर रुको। रात का खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। तुम खाना बना सकते हो। यांग जी ने आश्चर्य से लिन हुआन को देखा। बिल्कुल, मैं अक्सर घर पर खाना बनाती थी। तो मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम कुछ ही देर बाद लिन हुआन रसोई से सुगंधित व्यंजन लेकर आए। वहां सब्जियां, मांस, एक मांस व्यंजन, एक सब्जी व्यंजन और सूप था। घर पर केवल इन सामग्रियों के साथ वह केवल एक मांस और एक सब्जी का व्यंजन बना सकते थे। बर्तन मेज पर रखकर लिन हुआन चावल के 2 कटोरे लेने के लिए रसोई में वापस चली गई। उसने यांग जियाई के सामने चावल का एक कटोरा रखा और उसे चॉपस्टिक्स दी। जियाई, तुम्हें भूख लगी होगी। मेरा बनाया खाना खाओ। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इसका स्वाद कैसा होगा। यांग जियाई ने मन ही मन सोचा, फिर चॉपस्टिक ली, मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही यह उसके मुंह में गया, इसके मांस जैसे स्वाद ने उसकी स्वाद कलिकाओं को उत्तेजित कर दिया। यांग जियाई बहुत हैरान हुई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन जुबान का खाना इतना लाजवाब होगा, उससे भी कहीं बेहतर। कैसा है? अच्छा है। अगर अच्छा है, तो और खाओ। आओ, सब्जियां भी चख लो। लिन हुआन ने यांग जियाई के आश्चर्यचकित भाव और चेहरे पर खुशी को देखा और व्यक्तिगत रूप से उसे भोजन परोसा। जियाई, जब तक तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हारे लिए हर दिन खाना बना सकती हूँ। यह सुनकर यांग जियाई बहुत भावुक हो गई। पहले घर पर उसकी माँ हमेशा खाना बनाती थी। जब से वह यहाँ आई है, वह खुद ही खाना बना रही है। वह रोज कुछ व्यंजन बनाती थी और रात के खाने में बचा हुआ खाना ही खा लेती थी। अब एक आदमी था जो हर दिन उसके लिए खाना बनाने को तैयार था, और वह वास्तव में बहुत प्रभावित थी। रात के खाने के बाद यांग जियाई ने लिन जुबान को बर्तन धोने नहीं दिए, बल्कि उसने खुद बर्तन धोए और लिन जुबान को कमरे में बैठने को कहा। बर्तन धोने के बाद यांग जियाई ने समय देखा। शाम के 8 बज चुके थे। लिन जुबान, देर हो रही है। तुम्हें अब वापस लौट जाना चाहिए। अगर बहुत देर हो गई, तो छात्रावास बंद हो जाएंगे। ठीक है, मैं कल घर ढूंढने जाऊंगा। अच्छा घर मिल जाए तो हम चले जाएंगे। अगर कुछ भी हो तो मुझे फोन करें, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे पता है। धन्यवाद। तुम मेरे साथ इतना विनम्र क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। यह सुनकर यांग जियाई का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने लिन जुबान को घूरा और कुछ बुदबुदाई। लिन जुबान जानता था कि अगर उसने अभी ऐसा कहा तो वह मानेगी नहीं, लेकिन अभी बहुत समय है। वह यांग जियाई से कहलवाएगा कि वह उसे पति कहे। जियाई, मैं बच्चों को देखने जा रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। लिन हुआन उठकर बेडरूम में गई, सो रहे दबाव और एरबाओ को देखा, उनके गालों को चूमा और फिर बेडरूम से बाहर चली गई। जियाई, मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। अध्याय 5 मकान किराए पर लेना और स्थानांतरण की तैयारी। लिन हुआन अच्छे मूड में था और पूरे रास्ते अपने 2 प्यारे छोटे बच्चों के बारे में सोचते हुए अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कल उसे एक घर मिल जाएगा और फिर वह जियाई और बच्चों के साथ रहने के लिए छात्रावास से बाहर निकल सकेगा। शिक्षकों के छात्रावास में लौटते हुए लिन हुआन ने अपने 3 रूममेट्स को पंक्ति में खड़े देखा और वह थोड़ा मुस्कुराया और कहा, बेटों, मैं एक पिता हूँ। लू शिनबो और अन्य लोग यह सुनकर थोड़ा चकित हुए, फिर तुरंत उसे बधाई दी। भाई जुबान, आप पिता बन गए हैं। बधाई हो, बधाई हो। रुको, भाई जुबान, तुम हमारा फायदा उठा रहे हो। लिन जुबान ने जो कहा था उसे समझने के बाद लू शिनबो तुरंत खड़ा हुआ और उसे मुक्का मारा। क्योंकि जब लिन जुबान अभी आया था तो उसने उन्हें बेटे कहा था, जिसका अर्थ था कि वे उसके थे। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। लिन हुआन ने भी उसे मुक्का मारा, उसके चेहरे पर गंभीरता थी। सच में, भाई जुबान, आप शायद शेखी बघार रहे हैं, है ना? हम आपको जानते हैं। आप अक्सर छात्रावास में हमारे साथ खेलते हैं और हफ्ते में आपकी ज्यादा कक्षाएं नहीं होती। स्कूल में कुछ छात्र आपको प्रेम पत्र भी भेजते थे, लेकिन आपने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। अचानक आपके बच्चे कैसे हो गए? क्या ऐसा हो सकता है? आप किसी और के मिस्टर राइट बन गए। बगल में चश्मा पहने एक रूममेट ने लिन हुआन को देखा और विश्लेषण किया। उसका नाम ली तांग था, जो लिन जुबान का दोस्त और रूममेट भी था। अभी तो तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें किसी और दिन उन्हें दिखाने ले चलूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा। वे मेरे बच्चे हैं और वे ड्रैगन और फीनिक्स जुड़वां बच्चे हैं। बिल्कुल नहीं, भाई जुबान, क्या आपके सचमुच बच्चे हैं? उनकी माँ कौन है? हमने आपसे कभी उसका जिक्र क्यों नहीं सुना? लिन जुबान को इतनी गंभीरता से बोलते देख लू शिनबो अभी भी थोड़ा असमंजस में था। लिन जुबान को अचानक बच्चे कैसे हो सकते हैं? यह एक राज है। तुम लोग ईर्ष्यालु हो, है ना? हाँ, मुझे पता है तुम बहुत ईर्ष्यालु हो। मेरे दोनों छोटे बच्चे बहुत प्यारे हैं और मेरी पत्नी भी बहुत सुंदर है। भाई जुबान, इतनी सारी बातचीत के बाद भी आपने हमें यह नहीं बताया कि वह महिला कौन है।
अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अगर मौका मिला तो तुम उससे जरूर मिलोगे। यह देखते हुए कि जियाई स्कूल में एक शिक्षिका और उसकी सहकर्मी थी, अगर उसने अभी यह बात उजागर की तो शायद यह ठीक ना हो। उसकी और अपनी पहचान को देखते हुए लिन जुबान ने अस्थायी रूप से इसे उजागर न करने का फैसला किया। बेशक उसे जियाई की राय भी पूछनी थी। अगर जियाई बताने को राजी हो जाती तो वह उस समय अपने तीनों रूममेट्स को बता देता। भाई जुबान, अगर आपके सचमुच बच्चे होंगे तो आप क्या करेंगे? क्या आप शिक्षक बनना छोड़ देंगे? मैं पढ़ाना जरूर जारी रखूंगा। अगर मैं पढ़ाना जारी नहीं रखूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों के लिए आमदनी कहाँ से आएगी? और वह भी इस बात से सहमत नहीं होंगी। खैर, विश्वविद्यालय में शिक्षक होने के नाते हमारी कक्षाएं कम होती हैं और अक्सर बच्चों की देखभाल के लिए समय मिल जाता है। ठीक है, बहुत हो गई बातें। मुझे आज रात थोड़ा आराम करना है। मैं कल घर ढूंढने जा रहा हूँ। घर ढूंढ रहे हो? भाई जुबान, क्या तुम घर से बाहर जा रहे हो? बिल्कुल, अब जब मेरे बच्चे हो गए हैं तो स्वाभाविक रूप से मुझे बाहर जाना होगा और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना होगा। धिक्कार है भाई जुबान, तो आप हमें छोड़ रहे हैं। मेरा दिल दुख रहा है। आप सचमुच दोस्तों की बजाय महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। लू शिंबो ने अपना सीना पकड़ लिया, उसका दिल टूट गया। जाओ जाओ जाओ। अगर तुम ऐसा कहोगे तो लोग सोचेंगे कि हमारे बीच कुछ है। तुम लोग खेलते रहो लेकिन ज्यादा शोर मत मचाना। मैं पहले सोने जा रहा हूँ। ठीक है, चूंकि भाई जुबान सोने जा रहे हैं तो चलो हम भी खेलना बंद कर दें। अगले दिन लिन हुआन उठे, कक्षा में गए, अपने छात्रों को एक पाठ पढ़ाया और फिर दोपहर को घर की तलाश में स्कूल से निकल गए। हालांकि सिस्टम ने उसे 50,000 युआन का इनाम दिया था, उसने वो सारे पैसे यांग जियाई को दे दिए। हालांकि उसने पिछले साल पार्ट टाइम नौकरियों से भी हजारों युआन कमाए थे, जो एक अच्छा घर ढूंढने के लिए काफी थे। उसने स्कूल के आसपास देखा लेकिन उसे कुछ भी उपयुक्त नहीं मिला, इसलिए लिन हुआन ने अपनी खोज जारी रखी। वह स्वाभाविक रूप से घर के लिए एक अपेक्षाकृत शांत जगह ढूंढना चाहता था। अगर वहां बहुत शोर होता तो न सिर्फ बच्चे ठीक से सो नहीं पाते बल्कि जियाई भी नहीं सो पाती। काफी खोजबीन के बाद लिन शुवान को जल्दी ही एक उपयुक्त आवासीय क्षेत्र मिल गया। इस समुदाय के बाहर एक सड़क थी और समुदाय के अंदर एक पार्क भी था जहां कई बुजुर्ग लोग आराम करते थे। वहां कई बच्चे भी खेलते थे। यह जगह काफी अच्छी है। कुछ देर देखने के बाद लिन हुआन ने सिर हिलाया, अपना फोन निकाला, दीवार पर लगा मकान मालिक का नंबर ढूंढा और उसे डायल किया। नमस्ते। थोड़ी देर बाद फोन पर एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई। नमस्ते, क्या आपके पास अभी भी यहाँ किराए पर 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम वाला अपार्टमेंट उपलब्ध है? हाँ, क्या अब आप वहाँ हैं? हाँ, ठीक है, कृपया 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। कुछ ही देर बाद एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी टी शर्ट, शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप पहने हुए लिन हुआन की ओर चला। उनके पहनावे को देखकर लिन हुआन ने हल्के से मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। नमस्ते, क्या आप मकान मालिक हैं? हाँ, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा उपनाम लिन जुवान है। श्री लिन, नमस्ते। यह घर इस इमारत की तीसरी मंजिल पर है। यहाँ हमारा समुदाय आमतौर पर काफी शांत रहता है। यहाँ बुजुर्ग लोग पार्क में स्क्वायर डांस या ऐसा कुछ नहीं करते होंगे। मकान मालिक ने लिन जुवान का परिचय कराया। यह अच्छी बात है। कृपया मुझे ऊपर ले जाकर दिखाओ। ठीक है, मेरे पीछे आओ। मकान मालिक लिन जुवान को उनके सामने वाली इमारत में ले गया और जल्द ही वे 302 पर पहुंच गए। मकान मालिक ने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। श्रीलिन, इस घर में 2 शयन कक्ष और एक बैठक कक्ष है। दोनों शयन कक्षों में एयर कंडीशनिंग है। एक अलग शौचालय, एक अलग स्नानघर और एक अलग बालकनी है, जो कपड़े सुखाने के लिए बहुत सुविधाजनक है। एक अलग रसोई घर भी है। लिन शुबान ने सिर हिलाया, इधर उधर देखा और आसपास का जायजा लेने के बाद वह बहुत संतुष्ट हुआ। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, इस कमरे का किराया कितना है? किराया 1,500 रुपये प्रति माह है। किराया 3 किश्तों में चुकाया जाता है और 1 महीने की जमा राशि देनी होती है। इसका मतलब है कि किराए के अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय आपको 3 महीने का किराया अग्रिम रूप से देना होगा और 1 महीने का किराया जमा राशि के रूप में भी देना होगा। मैं आपको जमा राशि तभी लौटाऊंगा जब अनुबंध समाप्त हो जाएगा। यदि आप बीच में ही पट्टा समाप्त कर देते हैं या अनुबंध के उल्लंघन की अन्य स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो मकान मालिक आपको जमा राशि वापस नहीं करेगा तथा किराया 3 महीने के बाद भी भुगतान किया जाता रहेगा। मिस्टर लिन, क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? मकान मालिक ने लिन जुबान को किराया समझाया। कोई बात नहीं, मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। तो कृपया मुझे अपना पहचान पत्र दीजिए, मैं इसे पंजीकृत कर दूंगा। ठीक है। लिन शुबान ने अपना पहचान पत्र मकान मालिक को थमा दिया। मकान मालिक मेज पर गया, अपनी जेब से एक नोटबुक निकाली और सारी जानकारी दर्ज कर ली। सब कुछ रिकॉर्ड हो जाने के बाद लिन हुआन ने अपना फोन निकाला, मकान मालिक का वीचैट जोड़ा और फिर मकान मालिक को 6,000 युआन हस्तांतरित कर दिए। मिस्टर लिन, क्या आप अकेले रह रहे हैं या
मैं अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रह रहा हूँ। वे आज नहीं आए, तो फिर मैं तुम्हें 2 चाबियां और बाहर के लिए दरवाजे का कार्ड दूंगा। मकान मालिक ने लिन जुवान को चाबियां सौंप दी, फिर मुस्कुराया और कहा, श्री लिन, अगर घर में कोई अन्य समस्या है, तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है। मकान मालिक को जाते देख लिन शुवान ने कमरे की तरफ देखा। उसमें 2 शयन कक्ष थे, एक उसके लिए और दूसरा उसकी पत्नी और बच्चों के लिए। कमरे से बाहर निकलकर, दरवाजा बंद करके, लिन हुआन स्कूल की ओर चल पड़ा। कल शनिवार था। आज रात, स्कूल के बाद, वह नए घर में शिफ्ट होने के लिए किसी मूविंग कंपनी से संपर्क कर सकता था। अध्याय 6, स्थानांतरण, शिशु की देखभाल करना सीखना। दोपहर की कक्षाओं के बाद, लिन हुआन सीधे यांग जियाई के कार्यालय में गया। यह देखकर कि वह व्यस्त थी, लिन हुआन ने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि एक तरफ बैठकर चुपचाप देखता रहा। यह कहना होगा कि यांग जियाई वास्तव में बहुत सुंदर थी, बिना मेकअप के, उसका रंग बर्फ पर प्रतिबिंबित सुबह की चमक की तरह था, और उसने एक सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत आभा को उजागर किया। जब यांग जियाई ने दस्तावेजों को व्यवस्थित करना समाप्त किया, तो उसने देखा कि लिन जुवान एक कुर्सी पर बैठा है, उसे गौर से देख रहा है, और उसका सुंदर चेहरा शर्माए बिना नहीं रह सका। तुम कब आए? तुम कब आए? मैं अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। मैंने देखा कि तुम व्यस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। शर्म से लाल हुआ उसका चेहरा देखकर, लिन जुबान को वह बहुत प्यारी लगी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है? मुझे एक घर मिल गया है। चलो पहले वापस चलते हैं। मैं बाद में एक मूविंग कंपनी से संपर्क करूंगा, और हम नए घर में जा सकते हैं। मैंने आयोजन पूरा कर लिया है। तो फिर चलो। हम, लिन जुबान और यांग जियाई एक साथ कार्यालय से बाहर निकले। रास्ते में, हालांकि यांग जियाई लगभग 1.73 मीटर लंबी थी, लिन जुबान उससे एक सिर लंबा था। लिन हुआन की ऊंचाई लगभग 1.8 मीटर थी। यांग जियाई खूबसूरत थी, और लिन जुबान भी स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं था। यह कहा जा सकता था कि वह कैंपस का दिल था, और कई सहपाठियों ने उसे प्रेम पत्र भेजे थे, लेकिन लिन जुबान ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। वरिष्ठ लिन। उनके चलने के कुछ समय बाद ही, कुछ महिला सहपाठियों ने सड़क पर लिन जुबान का अभिवादन किया। लिन हुआन मुस्कुराया और उन्हें जवाब दिया। उन लड़कियों को लिन हुआन का अभिवादन करते देख, यांग जियाई को अचानक थोड़ी जलन महसूस हुई, और उसने थोड़ी खटास के साथ कहा, आप स्कूल में महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय होंगी, है ना? उसे अचानक से यह वाक्य बोलते हुए सुनकर, लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया, यह ठीक है, कई महिला सहपाठी मुझे प्रेम पत्र भेजती थीं। तो फिर आपने उन सबको स्वीकार कर लिया? नहीं, मैंने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया? उनमें से कई तो सुंदर थी, है ना? आखिरकार, तुम भी तो काफी सुंदर हो। अगर हमारे बीच कुछ नहीं हुआ होता तो शायद मैं मान जाती, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि मेरा फैसला सही था। मैं अपना शेष जीवन आप सब की देखभाल करते हुए बिताना चाहता हूँ। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद, लिन हुआन की बातें सुनकर, उसके दिल को अब कुछ मीठा सा महसूस हुआ। कुछ समय बाद, यांग जियाई लिन जुबान को वापस घर ले आया। वी डैडी को आते देख दबाव और एरबाव उत्साहित होकर बड़बड़ाने लगे। बच्चों, क्या तुम्हें पापा की याद आई? आओ, पापा तुम्हें गले लगा लें। बिस्तर पर लेटे 2 नन्हे मुन्नों को देखकर लिन शुवान का दिल पिघल गया। वह झट से बच्चों के पास गया, नीचे झुका और उनके नन्हे चेहरों को चूम लिया। फिर उन्होंने एरबाव को उठाया। एरबाव अपने पिता की बाहों में था, और ध्यान से उन्हें देख रहा था, और अचानक जोर से हंसने लगा। जियाई, देखो, एरबाव मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। वो दबाव बिस्तर पर लेट गया, उसने देखा कि डैडी ने उसे नहीं पकड़ा है, और वह रोने लगा। दबाव, रो मत, मम्मी तुम्हें गले लगा लेंगी। दबाव की सिसकियां सुनकर, यांग जियाई जल्दी से उसके पास गया और दबाव को गले लगा लिया। जियाई, मैं अभी बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ती हूँ। मैं कमरा साफ कर दूंगी। कमरा साफ हो जाने पर हम चलेंगे। थोड़ा रुको, मैं पहले बच्चों को आराम दूंगी, फिर हम सब मिलकर साफ सफाई करेंगे। कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ। तुम बस बच्चों के साथ रहने पर ध्यान दो। लिन हुआन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और एरबाव से कहा, बेबी, पहले मम्मी के पास जाओ, डैडी कमरे को साफ कर देंगे, और फिर हम चलेंगे। एरबाव को सावधानी से बिस्तर पर लिटाकर, लिन शुवान कमरे से बाहर चला गया। आसपास की चीजों को देखते हुए, उसने स्वाभाविक रूप से जो ले जा सकता था, ले लिया, और जो नहीं ले जा सका, उसे छोड़ दिया। यांग जियाई ने कमरे में बच्चों की देखभाल की, उनके साफ डायपर बदले, और फिर बेडरूम के बाहर व्यस्त व्यक्ति को देखा, उसके चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। बाहर की सफाई करने के बाद, लिन हुआन ने आधे घंटे से अधिक समय तक सभी चीजों को कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा। जियाई, बाहर सब कुछ व्यवस्थित है। आगे बेडरूम है। मैं बेडरूम साफ कर दूंगा। तुम बच्चों का ध्यान रखना। यांग जियाई नहीं चाहती थी कि लिन जुबान बेडरूम साफ करे। अगर उसने उसके निजी कपड़े देख लिए तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं बच्चों की देखभाल करूंगी, तुम साफ सफाई करो।
लिन हुआन बेडरूम में दाखिल हुई और बिस्तर पर दबाव और एरबाओ को देखा। लिन जुबान को उन्हें देखने के लिए छोड़कर यांग जियाई उठी और कपड़े ठीक करने लगी। वाह 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 वाह। कुछ ही देर बाद दबाव और एरबाओ रोने लगे। बच्चों, रो मत, पापा और मम्मी यहाँ हैं। बच्चों का रोना सुनकर लिन शुवान घबरा गया और जल्दी से उन्हें दिलासा देने लगा। यह उसका पहली बार था जब वह बच्चों की देखभाल कर रहा था, उसे इसका कोई अनुभव नहीं था और वह नहीं जानता था कि उन्हें कैसे दिलासा दे। यांग जियाई ने जो कुछ कर रही थी उसे नीचे रखा और दबाव और एरबाओ की ओर देखा। बच्चे भूखे हैं। बच्चों, रो मत, मम्मी तुम्हारे लिए फॉर्मूला बना देंगी। तो वे भूखे थे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे अचानक रोने लगे। लिन हुआन ने मन ही मन सोचा, फिर पूछा, जियाई तुम फॉर्मूला कैसे बनाते हो? मैं सीखूंगा, तुम एक क्षण रुको। यांग जियाई 2 दूध की बोतलें और एक थर्मस कप लेने गई जिसमें गर्म पानी था। थर्मस कप की मदद से वह कभी भी बच्चों के लिए फॉर्मूला बना सकती थी, जो अपेक्षाकृत सुविधाजनक था। उसने दूध की बोतलें लीं और फॉर्मूला कैन खोला। पहला कदम बोतल को जीवाणुरहित करने के लिए थोड़ा गर्म पानी डालना है, फिर पहले पानी डालें, फिर फॉर्मूला डालें। क्योंकि यदि आप पहले फॉर्मूला और फिर पानी मिलाएंगे तो फॉर्मूला बहुत अधिक गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि पहले फॉर्मूला बॉक्स पर दी गई मात्रा के अनुसार पानी डालें और फिर फॉर्मूला डालें। फॉर्मूला मिलाते समय पानी का तापमान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला को लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पानी के साथ मिलाना चाहिए, सीधे उबलते पानी के साथ नहीं, क्योंकि उबलते पानी से दूध में प्रोटीन जम जाएगा। इसमें मौजूद कैल्शियम फॉस्फेट अम्लीय से उदासीन और अवक्षेपित हो जाएगा, और लैक्टोज भी कार्मेलाइजेशन के कारण लैक्टिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में विघटित हो जाएगा, जिससे दूध का पोषण मूल्य, रंग, सुगंध और स्वाद कम हो जाएगा। इन चरणों के पूरा हो जाने के बाद अगला चरण उसी दिशा में हिलाना है। बुलबुले बनने से बचने के लिए गति बहुत अधिक तेज नहीं होनी चाहिए। यदि फॉर्मूले में बुलबुले हों तो बच्चे को डकार से बचाने के लिए उसे तब तक छोड़ देना चाहिए जब तक बुलबुले गायब न हो जाएं। इसके अतिरिक्त फॉर्मूला तैयार करने के तुरंत बाद ही खिला देना चाहिए, क्योंकि कमरे के तापमान पर 30 मिनट से अधिक समय तक रखने पर इसके खराब होने का खतरा रहता है। जैसे ही लार फॉर्मूले के संपर्क में आती है, बैक्टीरिया भी उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिससे फॉर्मूला खराब हो जाता है। इसलिए चाहे कितना भी बचा हो, उसे दोबारा बच्चे को न खिलाएं। यांग जियाई ने फॉर्मूला मिलाते हुए समझाया। उसके समझाने के बाद लिन जुबान लगभग समझ गया। यह देखकर कि उसने एक बोतल पहले ही मिला दी थी, लिन जुबान ने अगली बोतल खुद मिलाने की कोशिश करने का फैसला किया। जियाई, बाकी के लिए मैं कोशिश करना चाहती हूँ। हालांकि मैंने पहले कभी बच्चों की देखभाल नहीं की है, लेकिन मैं सीख सकती हूँ। ठीक है, मैं किनारे से देखता हूँ, तुम कोशिश करो। यांग जियाई ने सिर हिलाया, तैयार दूध लिया, बिस्तर पर चली गई, एरबाओ को गले लगाया और एरबाओ को दूध पिलाया। लिन हुआन ने यांग जियाई के कहे अनुसार धीरे धीरे फॉर्मूला मिलाया। यांग जियाई ने लिन जुबान की विधि का पालन करते हुए एरबाओ को खाना खिलाया। यह कहना होगा कि लिन हुआन वास्तव में बहुत बुद्धिमान था, उसने जल्दी से सीख लिया। अध्याय 7 अपने शिशु को स्तनपान कराना, एक प्रकार का ज्ञान। बधाई हो मेजबान, शिशुओं के लिए पहली बार फॉर्मूला बनाने के लिए। आपको 500,000 युआन का इनाम मिला है, जो आपके बैंक कार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। आपने असाधारण स्मरण शक्ति प्राप्त कर ली है, आप एक नज़र में कुछ भी याद कर सकते हैं। आपको एक बॉडी मोल्डिंग गोली मिली है, शरीर को आकार देने वाली गोली। सेवन के बाद मेजबान 3 दिन और 2 रात तक बिना किसी थकान के जाग सकता है। सिस्टम की आवाज सुनकर लिन हुआन थोड़ा हैरान रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि शिशुओं के लिए फॉर्मूला बनाने के लिए उसे इनाम मिलेगा। यदि ऐसा है, तो क्या उसे डायपर बदलने और बच्चों की देखभाल करने के लिए भी पुरस्कार नहीं मिलेगा? लिन जुबान, क्या हुआ? यांग जियाई ने लिन जुबान को अपनी जगह पर जमे हुए देखकर पूछा। कुछ नहीं, दबाओ, रो मत, पिताजी यहाँ हैं। जियाई की आवाज सुनकर लिन शुबान ने झट से अपना सिर हिलाया और तैयार किया हुआ फॉर्मूला हाथ में लेकर दाबाओ के पास गया और उसे खुद खाना खिलाया। लिन जुबान, ये ठीक नहीं है। देखो मैं एरबाओ को कैसे पकड़ता हूँ। यांग जियाई ने देखा कि लिन जुबान की हरकतें गलत थीं और उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। सबसे पहले, शिशु को दूध पिलाते समय बैठने की आरामदायक स्थिति चुनें। शिशु को एक बांह में पकड़ें, उसके ऊपरी शरीर को अपनी कोहनी के मोड़ पर टिकाएं, और अपनी बांह से शिशु के नितंबों को सहारा दें। शिशु का पूरा शरीर लगभग 45 डिग्री के कोण पर झुका होना चाहिए। अपने दूसरे हाथ से बोतल पकड़ें और निप्पल को बच्चे के होंठों पर हल्के से लगाएं। फिर बच्चा अपना मुंह खोलेगा, उसे पकड़ेगा और चूसना शुरू कर देगा। जब बच्चा दूध पी रहा हो, तो बोतल के उचित झुकाव कोण पर भी ध्यान दें। यह सुनिश्चित करें कि दूध पूरे निप्पल को भर दे, ताकि बच्चा बहुत अधिक हवा न खींचे। अगर बच्चे के चूसने से निप्पल सिकुड़ जाए, तो आप निप्पल को धीरे से बाहर खींचकर बोतल में हवा भर सकते हैं, और निप्पल अपने मूल आकार में वापस आ जाएगा। या फिर
आप निप्पल कवर खोलकर हवा अंदर आने दें और फिर उसे कस दें। अगर बच्चे के चूसने से निप्पल सिकुड़ जाए तो आप निप्पल को धीरे से बाहर खींचकर बोतल में हवा भर सकते हैं और निप्पल अपने मूल आकार में वापस आ जाएगा। या फिर आप निप्पल कवर खोलकर हवा अंदर आने दें और फिर उसे कस दें। शिशु के चूसने पर ध्यान दें। अगर वह बहुत जल्दी जल्दी निगल रहा है तो निप्पल का छेद बहुत बड़ा हो सकता है। अगर वह लंबे समय तक चूसता है और दूध का स्तर ज्यादा कम नहीं होता तो निप्पल का छेद बहुत छोटा हो सकता है, जिससे शिशु के लिए चूसना मुश्किल हो सकता है। जो बच्चा बैठ नहीं सकता उसे बिस्तर पर अकेले लिटाकर बोतल से दूध न पिलाएं। अगर कोई वयस्क लंबे समय तक बाहर रहे तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बच्चे का दूध गले में अटक सकता है या दम घुट भी सकता है। बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसे तुरंत लिटाएं नहीं। आपको पहले बच्चे को सीधा पकड़कर अपने कंधे पर टिकाना चाहिए और उसकी पीठ पर हल्के से थपथपाना चाहिए ताकि उसे डकार लेने में मदद मिले और उसके पेट से हवा बाहर निकले, जिससे वह दूध उड़ने से बच सके। सीआई, शुक्रिया। अगर तुमने मुझे ये सब नहीं समझाया होता तो मैं सच में ये सब नहीं जान पाती। यांग जियाई की व्याख्या सुनने के बाद लिन जुवान ने सिर हिलाया। आपका स्वागत है। यांग जियाई ने लिन जुवान की ओर देखा, उसे दूध पीते समय ध्यान से दाबाओ की देखभाल करते हुए देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आमतौर पर रात में वह अकेले ही बच्चों को दूध पिलाती थी। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बच्चों की देखभाल एक व्यक्ति द्वारा करना दो लोगों की तुलना में उतना सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि जब शिशु दूध पीते हैं तो आपको सही मुद्रा में निपुणता हासिल करने की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्येक बार दूध पिलाते समय पहले एरबाओ फिर दबाओ या इसके विपरीत खिलाना शामिल होता है। इस स्थिति में वह केवल एक बच्चे को आराम दे सकती थी और दूसरे को खाना खिला सकती थी। अब लिन हुआन के यहाँ होने से यह और भी अधिक सुविधाजनक हो गया। दाबाओ और एरबाओ को दूध पिलाने के बाद यांग जियाई दूध की बोतलें धोने के लिए रसोई में ले गईं। शिशुओं के दूध पीने के तुरंत बाद बोतलों को साफ करना आवश्यक है, अन्यथा उनमें बैक्टीरिया आसानी से पनप सकते हैं। ये काम निपटाने के बाद वह कमरे को साफ करने में जुट गई। लिन हुआन ने यांग जियाई के व्यस्त शरीर को देखा और महसूस किया कि उसके बिना यह पिछला साल उसके लिए कितना कठिन रहा होगा। बेडरूम में कपड़े व्यवस्थित करने के बाद लिन हुआन ने अपना फोन उठाया और एक मूविंग कंपनी से संपर्क किया। जियाई, मैंने पहले ही मूविंग कंपनी से संपर्क कर लिया है और वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। इस दौरान हमें बच्चों को भी बाहर जाने के लिए कपड़े पहनाने होंगे। बच्चे अभी छोटे हैं और उनके लिए बाहर जाना ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। अगर उन्हें हल्की सी भी हवा लग जाए तो उन्हें आसानी से सर्दी लग सकती है। यह सच है। बच्चे अभी सिर्फ 3 महीने के हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके शरीर की तुलना उनसे नहीं की जा सकती। अगर वे थोड़ी देर के लिए ही बाहर निकलते हैं तो भी उन्हें सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे। यदि कोई बच्चा बीमार हो जाए तो यह बहुत परेशानी वाली बात होती है। बच्चों को बाहर जाने के लिए कपड़े पहनाने के बाद कुछ ही देर में सामान ले जाने वाली कंपनी ने फोन करके लिन जुवान को सूचित किया कि वे आ गए हैं। जियाई, वे यहाँ हैं। मैं नीचे जाकर उन्हें ऊपर आने को कहूँगा। तुम और बच्चे कमरे में मेरा इंतजार करो। ठीक है, आगे बढ़ो। यांग जियाई ने धीरे से सिर हिलाया। बच्चों, पापा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, मैं अभी वापस आती हूँ। बच्चों को यह बताने के बाद लिन हुआन कमरे से बाहर निकल गया और नीचे चला गया। समुदाय में पहुंचकर उसने एक चलती कंपनी का ट्रक पार्किंग में खड़ा देखा। लिन जुवान तुरंत वहां गया। नमस्ते, क्या यह चलती कंपनी है? आप अवश्य ही मिस्टर लिन होंगे। नमस्ते, कृपया मेरे पीछे आइए। सारा सामान और सब कुछ पैक हो चुका है। ठीक है। सामान ले जाने वाली कंपनी से 4 लोग आए। लिन शुवान उन्हें तीसरी मंजिल पर ले गई, कमरे में दाखिल हुई और सामान नीचे ले जाने को कहा। यांग जियाई बच्चों के साथ बेडरूम में ही रही। क्योंकि एरबाओ अजनबियों से थोड़ी शर्मीली थी, उसे डर था कि एरबाओ अचानक इतने सारे अनजान लोगों के आने से डर जाएगी, इसलिए वह बाहर नहीं आई। जब सामान ले जाने वाली कंपनी ने सब कुछ नीचे रख दिया तो लिन शुवान बेडरूम में गई, यांग जियाई को देखा और धीरे से कहा, जियाई, सब कुछ नीचे रख दिया गया है। चलो टैक्सी लेते हैं और साथ चलते हैं। ठीक है, आओ अच्छे बच्चे, डैडी तुम्हें पकड़ लेंगे। लिन हुआन ने चलकर दाबाओ को उठा लिया। फिर वह और यांग जियाई एक साथ इमारत से बाहर निकले, बाहर एक टैक्सी ली और अपने नए घर चले गए। जब स्थानांतरण कंपनी ने सभी सामान उनके नए घर में रख दिया तो उन्हें भुगतान कर दिया गया और फिर वे चले गए। यांग जियाई ने एरबाओ को गोद में उठाया और नए घर को देखा। उसका क्षेत्रफल उस कमरे से कहीं ज्यादा था जिसमें वे पहले रहते थे, और वह भी 2 बेडरूम और 1 लिविंग रूम वाला अपार्टमेंट था। 2 बेडरूम, 1 लिविंग रूम वाला अपार्टमेंट, क्या इसका मतलब है कि लिन जुवान भी उनके साथ रहेगा? यह सोचते हुए यांग जियाई ने चुपके से लिन जुवान की ओर देखा। इस समय लिन हुआन की नजर भी यांग जियाई से मिली। जियाई, आज से यह हमारा नया घर है। अब से मैं भी यहीं रहूंगी और तुम्हारे साथ बच्चों की देखभाल करूंगी। ओह, अभी तुम बच्चों के साथ रहो।
मैं गत्ते के डिब्बों से सामान निकालती हूँ, फिर खाना बनाना शुरू करती हूँ। इतने काम के बाद तुम्हें भूख लगी होगी। यह ठीक है। लिन हुआन, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। तुम मेरे साथ इतने विनम्र क्यों हो? दबाओ बाओ, मम्मी के पास जाकर रहो। पापा पहले कमरा साफ कर देंगे। कमरे को साफ करने और सभी सामान को कार्डबोर्ड बॉक्स से बाहर निकालने के बाद लिन हुआन रात का खाना तैयार करने के लिए रसोई से बाहर चली गई। यांग जियाई, दाबाओ बाओ और एरबाओ बाओ के साथ बेडरूम में थी। इन दो प्यारे नन्हे मुन्नों को देखकर उसने धीरे से पूछा, दाबाओ बाओ, एरबाओ बाओ, क्या तुम्हें अपने पापा पसंद हैं? या दबाओ बाओ और एरबाओ बाओ ने अपने छोटे छोटे हाथ हिलाए, मानो कह रहे हों कि वे उसे पसंद करते हैं। तो फिर पापा हमारे साथ रहना चाहते हैं, क्या तुम सहमत हो? ये यांग जियाई हल्के से मुस्कुराए। घर में एक आदमी का होना अच्छा था, कम से कम वह बच्चों की देखभाल में उसकी मदद तो कर सकता था। इसके अलावा वह बच्चों का जैविक पिता भी था। अध्याय 8, अपने पति से 3 वर्ष बड़ी स्त्री एक सोने की ईंट है। रसोई में लिन हुआन एक धुन गुनगुना रहा था, जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वह भी बहुत खुश था। अब चूंकि वह जियाई के साथ रह रहा था, तो अगला कदम यह था कि जियाई उसे पति कहे। फिर जब गर्मी की छुट्टियां आती, तो वह जियाई और बच्चों को अपने माता पिता से मिलने घर ले जाता। रात का खाना बनाने के बाद लिन हुआन बेडरूम में गया और उसने देखा कि यांग जियाई दबाओ और एरबाओ को सोने के लिए मना रहा था। यांग जियाई ने उसके कदमों की आहट सुनी और उसे चुप करा दिया, तथा लिन जुबान को संकेत दिया कि वह दबाओ और एरबाओ को परेशान न करे। लिन हुआन ने सिर हिलाया, यांग जियाई के पास आया और फुसफुसाया, जियाई, रात का खाना तैयार है। ठीक है, तुम पहले खाना खा लो। दबाओ और एरबाओ अभी सो गए हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर और रुकता हूँ। जब वे गहरी नींद में सो जाएंगे, तो मैं बाहर आ जाऊंगा, यांग जियाई ने भी धीरे से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब दबाओ और एरबाओ पूरी तरह से सो गए, तो लिन हुआन और यांग जियाई कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम में चले गए। मेज पर रखे खाने की खुशबू सूंघते ही यांग जियाई के पेट में गड़गड़ाहट हुई, जिससे उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। लिन हुआन ने थोड़ा मुस्कुराया, जियाई के लिए एक कुर्सी खींची और धीरे से कहा, जियाई, बैठो और खाओ। लिन जुबान, धन्यवाद। हम परिवार हैं। तुम अब भी मेरे साथ इतने विनम्र क्यों हो? यांग जियाई के विनम्र शब्द सुनकर लिन जुबान ने अपना सिर हिलाया। जियाई, देखो, अब हमारे बच्चे हैं। क्या हम अपना विवाह प्रमाण पत्र लेने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? बच्चों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है ना? क्या उनका नाम रखा गया है? बच्चों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है और न ही उनका नाम रखा गया है। दरअसल मैं गर्भवती होने पर घर छोड़कर यहाँ आई थी। यांग जियाई ने लिन जुबान को देखा और हल्की सी आह भरी। ओह, आपके चाचा चाची। यह सुनकर लिन शुबान थोड़ा स्तब्ध रह गई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे गर्भावस्था के कारण घर से निकाल दिया गया हो? यदि ऐसा था, तो जियाई के लिए यह वर्ष बहुत कठिन रहा होगा। इससे उसे उस पर बहुत दया आई। यदि वह उस समय शांत रहता जब वह नहीं गई थी, और उसे जबरदस्ती अपने पास रखता या संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करता, तो शायद चीजें इस तरह नहीं होती। जब मेरे माता पिता को पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, तो मेरे पिता बहुत नाराज हुए और उन्होंने मुझे बच्चे से छुटकारा पाने के लिए कहा। लेकिन मैं नहीं मानी और हमारे बीच बहुत झगड़ा हुआ, इसलिए मैं घर छोड़कर यहाँ आ गई। यांग जियाई की आंखें लाल हो गईं जब उसने मेज पर रखे कटोरे और चॉपस्टिक को देखा। यह सुनकर लिन हुआन ने अपने दिल में आह भरी। यांग जियाई के करीब गया, उसका कोमल छोटा हाथ पकड़ लिया और बहुत ही कोमल स्वर में कहा, यह ठीक है जियाई, अब मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम सबके साथ रहूंगा। अब से अगर तुम्हें कोई चिंता हो तो मुझे बताओ और हम मिलकर उसका सामना करेंगे। पहले तो जब लिन जुबान ने अचानक यांग जियाई का हाथ पकड़ लिया, तो वह थोड़ा प्रतिरोध करने लगी, लेकिन यह देखकर कि वह उसे खींच नहीं सकती, उसने लिन जुबान को अपना हाथ पकड़ने दिया। मैं अभी 26 साल का हूँ। कुछ सालों में मैं 30 साल का हो जाऊंगा। तुम अभी जवान हो और किसी बेहतर लड़की से मिल सकते हो। मुझ पर अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकती हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? अगर मुझे किसी को ढूंढना होता तो मैं उन्हें बहुत पहले ही ढूंढ लेता। जैसा कि कहावत है, 3 साल बड़ी औरत सौभाग्य लाती है। मेरी नज़र में तुम सबसे खूबसूरत हो। इस जीवन में तुम ही एकमात्र पत्नी हो जिसे मैंने चुना है। आइए अब से हम सब मिलकर सब कुछ का सामना करें। लिन जुबान की गंभीर अभिव्यक्ति को देखते हुए यांग जियाई अचानक मुस्कुराई, उसकी मुस्कान एक फूल की तरह चमक रही थी, और कहा, चलो पहले खाना खाते हैं। ठीक है, पहले खाना खा लें। लिन हुआन ने यांग जियाई का हाथ छोड़ दिया और उसके साथ खाना खाया। भोजन के दौरान उसे कुछ व्यंजन भी परोसे। हालांकि उसने कल रात लिन जुबान के हाथ का बना खाना चख लिया था, फिर भी लिन जुबान द्वारा आज बनाए गए व्यंजन अभी भी उतने ही स्वादिष्ट थे। लिन जुबान, तुम्हारा खाना इतना अच्छा क्यों है? दरअसल मेरे माता पिता एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। तुम्हें पता है, अगर रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं होगा, तो ज्यादा ग्राहक नहीं आएंगे।
मेरे माता पिता का खाना भी वाकई बहुत अच्छा है। जब मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगा तो वे तुम्हें ज़रूर बहुत पसंद करेंगे। क्या वे ऐसा करेंगे? अगर वे मुझे पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैं निश्चित रूप से उन्हें तुम्हें पसंद करने के लिए राजी कर लूंगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके माता पिता से बात करना बहुत आसान था। अगर उन्हें पता होता कि उसके बच्चे हैं तो वे जरूर बहुत खुश होते और शायद घर का काम छोड़कर गाड़ी चलाकर आ जाते। रात के खाने के बाद लिन जुबान ने मेज से बर्तन साफ किए और यांग जियाई ने भी उनकी मदद की। रसोई में लिन जुबान बर्तन धो रही थी और यांग जियाई पास खड़ी होकर उन्हें एक साफ तौलिए से पोंछ रही थी। अपनी पत्नी की मदद से और बच्चों के बेडरूम में सोने से लिन हुआन इस जीवन से बहुत संतुष्ट था। जियाई, आज रात मैं बच्चों की देखभाल करूंगी। तुम अच्छी तरह आराम करो। तुम बच्चों की देखभाल करती हो। क्या तुम यह कर सकती हो? यांग जियाई ने आश्चर्य से लिन जुबान को देखा, वह थोड़ा चिंतित था। क्या तुमने मुझे नहीं सिखाया? मैं यह जरूर कर सकता हूँ। अगर मैं सचमुच नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। कैसा रहेगा? उसने यह सुझाव इसलिए भी दिया क्योंकि सिस्टम ने उसे अस्थि परिवर्तन की गोली दी थी। आज रात इसे लेने के बाद उसे थकान महसूस नहीं होगी, लेकिन यांग जियाई उससे अलग था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से चाहता था कि जियाई को अच्छी तरह आराम मिले। यांग जियाई ने एक पल सोचा। जब से उसके बच्चे हुए हैं, वह अकेले ही उनकी देखभाल कर रही है और उसे ठीक से नींद नहीं आई है। अगर लिन शुवान बच्चों की अच्छी देखभाल कर सके तो उसे रात में अच्छी नींद जरूर आ सकती है। संयोगवश कल शनिवार था, इसलिए वह लिन जुबान को यह कोशिश करने दे सकती थी। तो ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे फोन कर देना। कोई बात नहीं। सोने से पहले मुझे फिर से बताइए कि बच्चों की देखभाल कैसे करनी है। ठीक है। बर्तन साफ करने के बाद यांग जियाई लिविंग रूम में एक कुर्सी पर बैठ गई और लिन जुबान को बच्चों की देखभाल करने का तरीका समझाने लगी। चूंकि यह शिशुओं से संबंधित था, लिन जुबान ने स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान से सुना। मैंने इतना कुछ कहा है, क्या तुम्हें सब याद है? जियाई, मुझे सब कुछ याद आ गया है। तो फिर मैं नहाने जा रहा हूँ। देर हो रही है। जियाई को बेडरूम में प्रवेश करते देख लिन हुआन, हालांकि वह उन्हें एक साथ स्नान करने का सुझाव देना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि जियाई उसे डांटेगी, इसलिए उसने बाद में बात करने का फैसला किया। जब यांग जियाई ने अपना पजामा पहना और बाथरूम से बाहर आई, उसने उसके सुंदर काले बाल झरने की तरह नीचे झरते देखे, उसकी घुमावदार भौहें और मनमोहक आंखें। उसकी नाक नाजुक और सीधी थी, उसके गुलाबी गाल थोड़े लाल थे, उसके चेरी जैसे होंठ टपकती चेरी की तरह थे, उसका फूल जैसा अंडाकार चेहरा जेड की तरह साफ था, उसकी त्वचा बर्फ की जेड की तरह क्रिस्टल जैसी थी, और उसका शरीर सुंदर और पतला, उत्कृष्ट रूप से परिष्कृत था। एक पल के लिए लिन जुबान पूरी तरह से मोहित हो गया। लिन जुबान की निगाहें उस पर टिकी देखकर यांग जियाई का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसकी लाली उसकी गर्दन तक फैल गई। लिन जुबान, तुम्हें भी स्नान कर लेना चाहिए। ठीक है जियाई, तुम सचमुच सुंदर हो। लिन हुआन खड़ा हुआ, यांग जियाई के करीब गया और अपनी आंखों में कोमल नजर से उसकी प्रशंसा की। लिन जुबान की तारीफ सुनकर यांग जियाई का दिल जोर से धड़क उठा। उसने लिन जुबान को घूरा और कहा, जल्दी करो और जाओ। ठीक है। लिन हुआन ने सिर हिलाया और बाथरूम में चली गई। बाथरूम में उसने अपनी पैंट की जेब से एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली, ढक्कन खोला और अस्थि परिवर्तन की गोली अपनी हथेली में उड़ेल ली। चॉकलेट रंग की अस्थि परिवर्तन गोली को देखते हुए लिन जुबान ने जरा भी संकोच नहीं किया और उसे सीधे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही गोली उसके मुंह में गई, गोली पिघल गई और एक गर्म धारा में बदल गई जो सीधे लिन जुबान के निचले पेट में प्रवाहित हुई। अध्याय 9 पत्नी, इसे छूना चाहते हो? इसके तुरंत बाद लिन जुबान ने अपने आप में बदलाव महसूस किया, जैसे कि वह अधिक मजबूत और शक्तिशाली हो गया हो। और स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था कि उसके पेट की मांसपेशियां 8 पैक की हो गई हैं। लिन हुआन ने अपने कपड़े उतार दिए और अपने पेट की मांसपेशियों को देखा, निश्चित रूप से उसकी भावना पूरी तरह से सही थी और वास्तव में उसके पास 8 पैक थे। इसके अलावा उसका रूप भी अधिक सुंदर हो गया था। उफ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस मज्जा सफाई की गोली का इतना असर होगा। अगली बार जब सिस्टम किसी और मज्जा सफाई की गोली का इनाम देगा तो मैं उसे जियाई को दे दूंगा। यह सोचकर लिन हुआन मुस्कुराए और स्नान करने लगी। स्नान करने के बाद उसे याद आया कि वह अपने कपड़े नहीं लाया था। यह रात के लगभग 10 बज चुके थे, अब वह छात्रावास में वापस नहीं जा सकता था। क्या जा सकता था? छोड़ो, मैं ऐसे ही बाहर जाऊंगी। पहले कमरा साफ करूंगी, फिर आज रात बच्चों की देखभाल करूंगी। लिन शुवान अपने शॉर्ट्स पहने हुए बाथरूम से बाहर निकला और यांग जियाई के कमरे में गया तो पाया कि वह वहां नहीं थी। उसके अपने बेडरूम की लाइटें जल रही थीं, तो यांग जियाई शायद अपने बेडरूम को साफ कर रहा था। दरवाजा खोलकर उसने अंदर देखा और निश्चित रूप से यांग जियाई बेडरूम में थी, लिन जुबान के लिए बिस्तर बना रही थी। जियाई। यांग जियाई ने लिन जुबान की आवाज सुनी, ऊपर देखा और पाया कि लिन जुबान ने शर्ट नहीं पहनी थी।
उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया, अपनी उंगलियों के बीच से झांकने लगी। तुमने शर्ट क्यों नहीं पहनी है? यांग जियाई के गाल लाल हो गए थे और उसका स्वर थोड़ा घबरा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह चाहता है? लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत है और उसके पास 8 पैक भी हैं। लिन शुवान ने अजीब सी मुस्कान दी और समझाया, जियाई, मैं अपने कपड़े नहीं लाया। मैं उस कमीज को बाद में धोने वाला हूँ और कल मैं अपना सामान लेने छात्रावास वापस जाऊंगा। ओह, जैसे ही लिन हुआन बोल रहा था, वह यांग जियाई के पास गया, उसे अभी भी अपनी आंखें ढंकते हुए और अपनी उंगलियों के बीच से उसे झांकते हुए देख रहा था। उसे छेड़ने से खुद को रोक न पाने के कारण उसने अपने मजबूत 8 पैक एब्स को दिखाया और धीरे से कहा, जियाई, इन्हें छूना चाहती हो? लिन जुबान की बातें सुनकर यांग जियाई थोड़ा स्तब्ध रह गई। उसने सहज ही अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली बढ़ाकर धीरे से लिन जुबान के मजबूत पेट को छुआ। क्या ये मर्दों के पेट हैं? इतने सख्त? जैसे ही उसकी उंगली ने लिन जुबान के पेट को छुआ, यांग जियाई को थोड़ा आश्चर्य हुआ। लिन हुआन मुस्कुराया, आगे बढ़ा, यांग जियाई के फैले हुए हाथ को ढंक लिया और एक कोमल खिंचाव के साथ यांग जियाई के पूरे शरीर को गले लगा लिया। यांग जियाई ने हौंकते हुए लिन जुबान के आलिंगन से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद वह छूट नहीं सकी। वह केवल लिन जुबान को अपनी बाहों में पकड़ने दे सकती थी। यांग जियाई की कोमलता को महसूस करते हुए और उसकी खुशबू को सूंघते हुए लिन जुबान ने गहरी सांस ली। आंखों में कोमलता लिए उसने अपना सिर नीचे किया और यांग जियाई की ओर देखते हुए उसके कान में फुसफुसाया, जियाई, देखो, अब हमारे बच्चे हैं, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने का तरीका बदलना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हें पत्नी कहूँ? जाहिर है, आप मुझे पति भी कह सकते हैं। अगर आप मुझे पति नहीं कहना चाहते, तो आप मुझे गेगे, डार्लिंग, डियर, जो भी आप चाहें, कह सकते हैं। अपने कान में गर्माहट महसूस करते हुए यांग जियाई को लगा कि उसका पूरा शरीर थोड़ा नर्म हो गया है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह सोचने में असमर्थ हो गई। यह देखकर कि उसने कोई जवाब नहीं दिया, लिन हुआन थोड़ा मुस्कुराया और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, पत्नी। लिन जुबान की आवाज सुनकर यांग जियाई के होठों पर एक सुंदर वक्र दिखाई दिया और उसने पहले ही लिन जुबान का संबोधन स्वीकार कर लिया था। हालांकि लिन जुबान को पति या प्रिय कहना उसके लिए अभी भी थोड़ा कठिन था। जैसे ही वह लिन जुबान के आलिंगन से मुक्त होने के बारे में सोच रही थी, दूसरे बेडरूम से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। इससे उसे राहत की सांस मिली और वह जल्दी से फुसफुसाई, लिन हुआन, मुझे जल्दी से छोड़ दो, बच्चा रो रहा है। नहीं बीवी, तुमने मुझे अभी तक पति नहीं कहा। एक बार तुम मुझे पति कह दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह एक अवसर था, लिन जुबान ऐसे ही कैसे हार मान सकता था। मैं तुम्हारा आदमी हूं, ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बुला सकती? चलो, मुझे पति कहो। मैं अपनी पत्नी को मुझे पति कहते हुए सुनना चाहता हूं। लिन शुबान ने बहुत ही दबंगई से कहा। यह कमरे में बच्चे के रोने की आवाज सुनकर यांग जियाई अंदर ही अंदर तड़प उठी। उसे पता था कि अगर उसने लिन जुबान को नहीं बुलाया तो वह उसे जाने नहीं देगा। वह केवल इठलाते हुए कह सकी, हूँ पति। उस एक शब्द के साथ लिन जुबान के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। हाँ, क्या तुम अब मुझे छोड़ सकते हो? कोई बात नहीं, पत्नी। संतोषजनक उत्तर मिलने के बाद लिन हुआन ने धीरे धीरे यांग जियाई को रिहा कर दिया। यांग जियाई ने लिन जुबान को घूरा, फिर जल्दी से कमरे से बाहर भागी और बच्चों के बेडरूम में प्रवेश किया। लिन हुआन ने बासी हवा की एक सांस छोड़ी और कमरे से बाहर निकलकर बच्चों के बेडरूम में प्रवेश किया। कमरे में यांग जियाई दूसरे बच्चे को सहला रही थी। बीवी, बच्चे को क्या हुआ है? क्या उसे भूख लगी है? नहीं, डायपर गंदा है। यांग जियाई ने अपना सिर हिलाया, दूसरे बच्चे के डायपर पर नजर डाली और समझाया। डायपर गंदा है? क्या दूसरे बच्चे ने पॉटी कर दी? लिन हुआन पास गया और दूसरे बच्चे के डायपर को देखा, यह वास्तव में गंदा था। पत्नी, मुझे बच्चे का डायपर बदलने दो। तुम मुझे किनारे से रास्ता दिखा सकती हो। यांग जियाई ने एक पल सोचा। लिन जुबान आज रात बच्चों की देखभाल अकेले ही करने वाला था, इसलिए उसे डायपर बदलना सिखाने का समय आ गया था। ठीक है, इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सबसे पहले सब कुछ तैयार कर लें। बच्चे के लिए डायपर बदलते समय आपको अपने हाथों से बैक्टीरिया को दूषित होने से बचाने के लिए अपने हाथों को अच्छी तरह धोना होगा। नए डायपर के ऊपरी हिस्से को शिशु की कमर के पीछे रखें। अगर शिशु का मल त्याग ज्यादा हो तो आपको नए डायपर पर कपड़ा या कागज रखना चाहिए ताकि शिशु के नितंबों को साफ करते समय नया डायपर गंदा न हो। गंदे डायपर के चिपकने वाले टैप खोलें, उसे मोड़ें और आगे के हिस्से को नीचे खींचें। आप डायपर के आगे वाले हिस्से का इस्तेमाल बच्चे के नितंबों से मल पोंछने के लिए कर सकते हैं। बच्चे के टखनों को पकड़ें और उन्हें ऊपर उठाएं और अपने दूसरे हाथ से गंदे डायपर को इस तरह घुमाएं कि साफ वाला हिस्सा बच्चे के नितंबों की ओर रहे, जिससे बच्चे का गंदा नितंब साफ डायपर को गंदा न कर सके। शिशु के नितंबों को साफ करने के लिए गर्म पानी में भिगोए हुए गीले वाइप या गॉस का इस्तेमाल करें।
शिशु के पैरों और नितंबों की तहों को अच्छी तरह साफ करना सुनिश्चित करें। बच्चे के पेट को ढकने के लिए नए डायपर के आगे के हिस्से को ऊपर खींचें। नवजात शिशुओं के लिए बच्चे की नाभि को न ढकना ही बेहतर है, क्योंकि यह बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए अनुकूल नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिशु को डायपर का उपयोग करते समय असुविधा महसूस न हो, शिशु की जांघों के बीच डायपर समतल होना चाहिए। डायपर बांधते समय उसे शिशु के शरीर के आकार के अनुसार समायोजित करें, यह बहुत ज्यादा कसा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर जांच लें कि सभी रफल्स बाहर की ओर मुड़े हुए हैं या नहीं। रफल्स सुंदरता के लिए नहीं हैं, ये रिसाव को रोकने के लिए हैं। अगर इन्हें बाहर की ओर नहीं मोड़ा गया तो मल मूत्र बाहर निकल जाएगा। आप जो नया डायपर बदलने जा रहे हैं उसे तैयार रखें, गीले वाइप्स और बच्चे के नितंबों को पोंछने के लिए एक गीला तौलिया भी तैयार रखें। यांग जियाई ने बगल से समझाया। लिन हुआन ने ध्यान से सुना, बच्चे का डायपर बदलते हुए यांग जियाई से सवाल पूछे। यह देखकर कि लिन जुवान ने कोई घृणा नहीं दिखाई, भले ही बच्चे ने शौच कर दिया था, यांग जियाई मुस्कुराई और सिर हिलाया। अध्याय 10 पत्नी, आज रात मुझे बच्चों की देखभाल करने दो। डायपर बदलने के बाद एरबाओ ने रोना बंद कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। बेबी, पापा के पास आओ। अपनी छोटी बेटी की आंखों में आंसू देखकर लिन हुआन ने प्यार से एरबाओ को अपनी बाहों में पकड़ लिया और धीरे से उसके आंसू पोंछे। पत्नी, मैं बच्चों को अपने कमरे में ले जा रहा हूँ। आगे बढ़ो, लेकिन आज रात सावधान रहना। दबाव अभी भी सो रहा है। आज रात जब वह जागेगा तो शायद चंचल होगा, इसलिए तुम्हें उसके साथ खेलना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे फोन करना याद रखना। यांग जियाई ने सिर हिलाया, बार बार उसे याद दिलाते हुए। कोई बात नहीं, पत्नी। एरबाओ, पापा के साथ आओ। पापा तुम्हें पहले मेरे बेडरूम में ले जाएंगे। आज रात पापा तुम्हारे साथ रहेंगे। लिन हुआन ने एरबाओ के छोटे गाल को चूमा, उसका स्वर बहुत कोमल था। एरबाओ अचानक अपने पिता की हरकत से खुश हो गई और जोर से हंसने लगी। पत्नी, देखो, एरबाओ मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। एरबाओ, पापा के साथ सो जाओ, अच्छा रहो, ठीक है। मम्मी आज रात तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी। यांग जियाई उठी, एरबाओ के पास गई, उसके छोटे से सिर को सहलाया और उसके छोटे से गाल पर शुभरात्रि का चुंबन दिया। पत्नी, मेरा क्या होगा? अपनी पत्नी को एरबाओ को चूमते हुए देखकर लिन हुआन भी अपनी पत्नी से चूमना चाहता था और यांग जियाई को प्रत्याशा से देख रहा था। यांग जियाई ने लिन जुबान पर अपनी आंखें घुमाईं, उसके नंगे ऊपरी शरीर को देखा, एक पल के लिए सोचा और अलमारी से अपना गुलाबी पजामा निकाला और उसे लिन जुबान को सौंप दिया। पत्नी, यह क्या है? तुम मुझे इसे पहनने के लिए मजबूर तो नहीं कर रही हो? लिन हुआन थोड़ा स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि उसकी पत्नी का पजामा उसे दिया जा रहा है। यांग जियाई हंस पड़ी, उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई और गुलाबी पजामा पहने लिन जुबान की छवि उसके दिमाग में कौंध गई। वरना तुम पूरी रात अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा नंगा करके नहीं रह सकती, है ना? बच्चों को यह अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर ठीक है। लिन शुवान एक पल के लिए झिझका। ये उसकी पत्नी के पजामे थे, किसी और के नहीं, इसलिए वो इन्हें पहन सकता था। और वैसे भी ये घर पर ही थे। पजामा लेकर उसने उसे सूंघा। लिन शुवान मुस्कुराए और बोली, इसमें अभी भी मेरी पत्नी जैसी गंध आ रही है। यह सुनकर यांग जियाई का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने लिन जुबान की ओर आंखें घुमाई। ठीक है, देर हो रही है। मैं दबाव को ले जाऊंगी। चलो जल्दी आराम कर लेते हैं। ठीक है, पत्नी। लिन शुवान ने एरबाओ को और यांग जियाई ने दबाव को पकड़ रखा था। वे दोनों साथ साथ लिन शुवान के बेडरूम में गए। यांग जियाई ने दबाव को ध्यान से बिस्तर पर लिटा दिया ताकि वह सोता रहे। फिर वह दबाव और एरबाओ के सभी फॉर्मूला कैन, बोतलें और डायपर ले आई। एरबाओ, पापा के साथ कमरे में आराम करो, ठीक है? मम्मी जा रही हैं। शुभ रात्रि। ये हाँ। अपने पिता की गोद में एरबाओ ने अपनी माँ को अजीब तरह से देखा, मानो पूछ रही हो, क्या मम्मी हमारे साथ नहीं सो रही हैं? पत्नी, आराम करो। शुभ रात्रि। आप भी। शुभ रात्रि। पत्नी, क्या तुमने अभी मुझे पति नहीं कहा था? यह फिर से क्यों बदल गया? यह तो बस तब की बात है। लिन जुबान की उम्मीद भरी निगाहों को देखकर यांग जियाई केवल फुसफुसा कर कह सकी, पति, शुभ रात्रि। यह कहकर वह शर्माते हुए शयन कक्ष से बाहर चली गई। यांग जियाई अपने बेडरूम में भागी, दरवाजा बंद किया और तुरंत बिस्तर पर लेट गई। उसने सोचा कि अभी बेडरूम में लिन जुबान के साथ हो, उसके मजबूत शरीर को छू रही हो और लिन जुबान उसे पति कहने को कह रहा हो। यांग जियाई को लगा कि उसका चेहरा और अधिक गर्म हो रहा है। ओह, मुझे आश्चर्य है कि क्या लिन जुबान बच्चों की अच्छी देखभाल कर पाएगी। कुछ ही देर बाद यांग जियाई को फिर से चिंता होने लगी। उसे चिंता थी कि क्या लिन शुवान बच्चों की अच्छी देखभाल कर पाएगी। अगर बच्चे रात में जागकर अपनी माँ के लिए रोने लगे तो क्या होगा? लिन शुवान शायद अकेले इसे संभाल नहीं पाएगी। बिस्तर पर लेटी हुई यांग जियाई के विचार भटक रहे थे। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई।
दूसरी तरफ लिन जुवान ने अभी तक आराम नहीं किया था, क्योंकि एरबाओ अभी अभी जागा था और अभी तक सोया नहीं था। लिन जुबान एरबाओ के साथ था। बेबी, अब से पापा तुम्हारा ख्याल रखेंगे और मम्मी भी। कुछ ही देर में पापा एक घर खरीद लेंगे और हम एक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है? जी हाँ, जी हाँ। बधाई हो मेजबान, बच्चे का डायपर सफलतापूर्वक बदलने के लिए। इनाम, $2 मिलियन की एक मध्यम से बड़ी एसयूवी, जिसमें 3.0 V6 सुपरचार्ज इंजन है जो अनंत शक्ति प्रदान करता है। ड्राइविंग के दौरान पूरा केबिन बहुत शांत रहता है, हवा का शोर, टायर का शोर और आसपास का शोर, सभी अच्छी तरह से नियंत्रित होते हैं। कार को सामुदायिक पार्किंग स्थल में पार्क किया गया है और चाबियां कमरे में डेस्क पर रखी हैं। इनाम, 50 मिलियन की कीमत का एक अलग विला, जिसमें 5 शयन कक्ष और 2 बैठक कक्ष हैं। विला हक्सिंग गार्डन में स्थित है। संपत्ति का दस्तावेज और संबंधित दस्तावेज कमरे में डेस्क पर रख दिए गए हैं। इनाम, एक बोतल स्पिरिट वाटर। स्पिरिट वाटर पीने के बाद यह शरीर को मजबूत करने का प्रभाव डालता है। बधाई हो मेजबान, सुपर लड़ाकू शक्ति प्राप्त करने के लिए। विकास के पथ पर बच्चों और उनकी मां दोनों को मेजबान के संरक्षण की आवश्यकता होती है। सिस्टम की आवाज सुनकर लिन शुवान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि सिस्टम सिर्फ एक बच्चे का डायपर बदलने पर इतने सारे इनाम देगा। तो यदि भविष्य में जब बच्चे बड़े हो जाएं और वह उन्हें चीजों को पहचानना, गाना आदि सिखाए, तो क्या उसे और भी अधिक चीजों से पुरस्कृत नहीं किया जाएगा? यह सोचकर लिन हुआन बहुत अच्छे मूड में था। लेकिन जल्दी ही उसे फिर से सिरदर्द होने लगा। वह अपनी पत्नी को कार और घर के बारे में कैसे समझाए? वे आज ही शिफ्ट हुए थे और उसके पास पहले से ही एक विला था। अगर वे दोबारा शिफ्ट होते तो उसकी पत्नी को शायद शक हो जाता। वह कार के बारे में तो बता सकते थे, लेकिन घर के बारे में वह अगले सप्ताह अपनी पत्नी को बताएंगे। वैसे, सिस्टम, क्या मैं अपनी पत्नी का नाम संपत्ति के दस्तावेज में जोड़ सकता हूँ? हाँ, पर यह बहुत तकलीफदेह है। मेजबान, आपको पता है कि ये सिस्टम की तरफ से आपको इनाम है। अचानक आपकी पत्नी का नाम जोड़ देना। लिन शुवान ने सिर हिलाया। यह वाकई थोड़ा मुश्किल था। अगर उसे अपनी पत्नी का नाम जोड़ना था तो उसे पहले उसे बताना होगा, उसका आईडी कार्ड लेना होगा और फिर सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। चलो कुछ दिनों में इस बारे में बात करते हैं। मैं पहले सोचूंगा कि अपनी पत्नी को कार के बारे में कैसे समझाऊं। ये हाँ, ये हाँ। एरबाओ ने उत्सुकता से अपने पिता की ओर देखा और ये या जैसी आवाजें निकाली, मानो कह रही हो, पिताजी मेरी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? ओह बेबी, यह डैडी की गलती है। डैडी तुम्हें अनदेखा नहीं कर रहे हैं, मैं बस कुछ सोच रहा था। अगले हफ्ते पापा तुम्हें तुम्हारे नए घर ले जाएंगे, ठीक है? नया घर इस घर से कई गुना बड़ा है। कल पापा कार चलाकर तुम्हें नए कपड़े खरीदने ले जाएंगे, ठीक है? जी हाँ, जी हाँ। 1 घंटे से अधिक समय तक एरबाओ के साथ रहने के बाद एरबाओ बिस्तर पर अपने शरीर को मरोड़ते हुए अपने पिता की ओर गलत भाव से देखने लगी। लिन हुआन ने एरबाओ की गलत निगाहों को देखा और संदेह से अपने डायपर पर नजर डाली, जो गंदा नहीं था। क्या वह भूखी है? बेबी, क्या तुम्हें भूख लगी है? लिन जुबान ने एरबाओ की ओर धीरे से देखते हुए पूछा। जी हाँ, जी हाँ। एरबाओ ने अपने होंठ चटकाए। रुको, पापा अभी तुम्हारा फॉर्मूला तैयार कर देंगे, रोना मत, ठीक है? लिन हुआन ने जल्दी से एरबाओ को दिलासा दिया और उसका फॉर्मूला तैयार करने के लिए उठ खड़ी हुई। जब बच्ची रोती थी तो उसका दिल दुखता था, इसलिए उसे फॉर्मूला तैयार करना पड़ता था और रोने से पहले ही एरबाओ को दूध पिलाना पड़ता था। यांग जियाई ने उसे सिखाया था और यह दूसरी बार था जब वह बच्चे के लिए फॉर्मूला बना रहा था, इसलिए सब कुछ जाना पहचाना था। थोड़ी ही देर में लिन जुबान ने फॉर्मूला तैयार कर लिया। उसने बोतल में दूध का तापमान जांचा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह बच्ची के पीने लायक है। लिन शुबान ने जल्दी से बोतल ली, एरबाओ के पास गया, उसे सावधानी से अपनी बाहों में लिया और उसे दूध पिलाया।